हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वीके मिश्रा खान ग्लोबल स्टडीज के केजीएस टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे महासागरीय धाराएं, ओशनिक करंट के बारे में। ओशनिक करंट है क्या, आइए हम लोग समझते हैं। ओशनिक करंट या महासागरीय जो धाराएं हैं, महासागरीय धाराओं से तात्पर्य जलराशियों के विस्थापन से है। जैसे कोई जलराशि है, कोई जल है, और यह जलराशि यदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो रही है, एक नियत दिशा में मूवमेंट कर रही है और एक लंबी दूरी तक मूवमेंट कर रही है, तो इसे हम कहते हैं ये क्या है, ओशनिक करंट है। ये क्या है, महासागरीय धाराएं हैं। महासागरीय जो धाराएं होती हैं, इसे हम मुख्यतः यदि हम बात करें वेग और आयतन के आधार पर, इसे हम चार भागों में डिवाइड करते हैं। ड्रिफ्ट क्या हो, ड्रिफ्ट, स्ट्रीम, करंट एंड चैनल। लेकिन यदि इसे हम तापमान के आधार पर देखें तो टेम्परेचर के आधार पर इसे हम दो भागों में बांटते हैं। एक ठंडी महासागरीय धाराएं, एक कोल्ड ओशनिक करंट, एंड सेकंड इज गर्म महासागरीय धाराएं या वार्म ओशनिक करंट। ऐसी जलधाराएं, ध्यान समझिएगा, ऐसी जलधाराएं जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं, मीन्स इस प्रकार लो लेटीट्यूड टू हाई लेटीट्यूड की ओर चलती हैं। मान लेते हैं ये 10 डिग्री नॉर्थ है या ये 40 डिग्री है, तो ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर चलती हैं, उसे हम वार्म ओशनिक करंट कहते हैं। क्या नाम देते हैं, वार्म ओशनिक करंट, या इसे गर्म जलधारा या गर्म महासागरीय धारा के नाम से जानते हैं। और ऐसी जलधाराएं जो उच्च अक्षांश से हाई लेटीट्यूड से लो लेटीट्यूड की ओर चलती है, ऐसी चलती है। दिस इज, मान लेते हैं दिस इज 40 डिग्री है और ये मान लेते हैं 10 डिग्री है, तो यदि इस प्रकार मूवमेंट करती है तो इसे हम कहते हैं कोल्ड ओशनिक करंट। बेटा यहीं इसी के आधार पर आपको पहचानना होता है कि कौन सी जलधाराएं गर्म हैं और कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं। इसी आधार पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी जलधाराएं गर्म हैं या कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं। आइए हम लोग इस बात पे, इस सेशन में आज जो आपका मुख्य टॉपिक है वो है अटलांटिक महासागरीय धाराओं के नाम। अटलांटिक महासागरीय धाराओं के कौन कौन से या कौन कौन सी धाराएं हैं, तो उन्हीं धाराओं पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हम देखते हैं यहां पे ये जो आप देख रहे हो, दिस इज इक्वेटर, ये जो लाइन है इसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। जो व्यापारिक पौने होती हैं, व्यापारिक पौने 30-35 से लेकर के 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर चलती हैं, ऐसी कुछ चलती हैं। पहले समझेंगे फिर लिखने का काम हम करते रहेंगे। मान लेते हैं जो व्यापारिक पौने होती हैं ऐसी चलती हैं, मूवमेंट करती हैं इस प्रकार 30-35 से 5 डिग्री मूवमेंट करती हैं। ध्यान समझ, अकॉर्डिंग टू एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार कि जो यहां पे व्यापारिक पौने हैं, व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित होती हैं। कितनी डिग्री पे, 45 डिग्री पर, 45 डिग्री पर 45 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित होकर ये विषुवत के समानांतर विषुवतीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। आप देख सकते हैं ऐसे ही कुछ विषुवतीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। अब आपके मन में उठा होगा कि सर विषुवतीय धारा क्या है, तो आपका जवाब होगा कि व्यापारिक पौनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे विस्थापित होकर विषुवत के समानांतर पूर्व से पश्चिम प्रवाहित होने वाली धारा विषुवतीय रेखीय धारा या विषुवतीय महासागरीय धारा कहलाती है। जब ये पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है तो ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती है। जब ये ब्राजील के तट पे इकट्ठा होती है तो इसकी एक शाखा, अब ध्यान समझिएगा, इसकी एक शाखा पीछे की ओर लौट जाती है। इसकी एक शाखा पीछे की ओर लौट जाती है, मींस यहां पे आप देख रहे इस प्रकार लौट जाती है, जिसे हम नाम देते हैं प्रतिविषुवतीय धारा, जिसे हम नाम देते हैं प्रतिविषुवतीय धारा। ये बात आपको ध्यान देना है, प्रतिविषुवतीय धारा के नाम से जानते हैं। तो यहां पे ये जो आपने येलो कलर, ये क्या है, विषुवतीय धारा है,
और जब ये ब्राजील के तट पर इकट्ठा हुई तो इसकी एक शाखा पीछे की ओर लौट जाती है, जिसे हम कहते हैं प्रतिविस्वतीय धारा। इसकी एक शाखा, अब यहां पे देखिए, इसकी एक शाखा लगभग यहां पे 100 से 200 किलोमीटर की गहराई में प्रवाहित होती है, जिसे हम लिम्नोवोर्ट्स की धारा कहते हैं। लिम्नोवोर्ट्स की धारा, ये आपको नॉर्मल बुक में नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट समझते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि एक ऐसी धारा जो लगभग 200 मीटर की गहराई पर, किलोमीटर की गहराई पर प्रवाहित होती है, जिसे हम लिम्नोवोर्ट्स की धारा कहते हैं। अगला पॉइंट समझते हैं। यहां पे यदि बात करें, इसकी एक शाखा यहां पे आप देख रहे हो कैरिबियन द्वीप है। इसकी एक शाखा आप देख उत्तर की ओर मूव करती है और ये कैरिबियन द्वीप है। कैरिबियन द्वीप से टकरा करके ये दो भागों में विभाजित हो जाती है। इसकी एक शाखा कैरिबियन द्वीप के पूर्व से होकर प्रवाहित होती है, जिसे हम एंटिलीज की धारा कहते हैं। जिसे हम कौन सी नाम दे? एंटिलीज की धारा कहते हैं। एंड सेकेंड महत्वपूर्ण बिंदु ये है, और जो मैं एक इसकी दूसरी शाखा मैक्सिको की खाड़ी में, ये जो आप देख रहे हो, दिस इज गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है। मैक्सिको की खाड़ी में, जिसे हम केनी की धारा कहते हैं। तो यहां पे केनी की धारा, आपको महत्वपूर्ण बिंदु याद रखना है कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है मिसिसिपी और मिसौरी नदी। मिसिसिपी और मिसौरी जो नदी है, इस प्रकार ये मूवमेंट करी, मिसिसिपी और मिसौरी नदी ऐसे प्रवाहित होती है। और ये क्या करती, जब ये नदियां इसी गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना मुहाना बनाती है, और मुहाना बनाने के साथ साथ इसको क्या करती है, अध्यारोपित करती है, जिससे ये दोनों पुनः मिल जाती हैं। अब जब केनी की धारा और एंटिलीज की धारा पुनः मिल गई, तो पुनः मिलने पर इसका जलतल क्या हो गया, उच्च हो गया। तो केप कैनरेवल से लेकर के केप हेट्रस तक, इसे हम फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहते हैं? फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। अब फ्लोरिडा की करंट कहते हैं। अब केप हेट्रस से लेकर के ये यहां पे पछुआ पवन के प्रवाह में, साथ ही साथ में कोरियलिस बल के प्रभाव में कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। देखते चलना है बेटा, गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं 55 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री वेस्ट, यहां पे 55 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री पश्चिमी देशांतर के मध्य यदि हम बात करें, तो इसके वेग में कमी और आयतन में वृद्धि होती है। वेग में कमी और आयतन में वृद्धि होती है, और जिसके फलस्वरूप इसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं, NAD कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए जब ये ब्रिटिश द्वीप से टकराती है, तो ब्रिटिश द्वीप से टकराने के बाद इसकी एक शाखा नॉर्वे की ओर चली जाती है, जिसे हम नॉर्वे की धारा कहते हैं। टकराने के बाद एक शाखा नॉर्वे की ओर चली जाती है, जिसे हम नॉर्वे की धारा कहते हैं। नॉर्वे की धारा कहते हैं। इसकी एक शाखा यदि हम बात करें, तो इसकी एक शाखा विस्की की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम रेनले की धारा कहते हैं। रेनले की धारा कहते हैं। और इसकी एक शाखा यदि हम देखें, तो आइसलैंड के नीचे प्रवाहित होती है, जिसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं। इसे हम इरमिंगर की धारा कहते हैं। देन जब बिस्के की खाड़ी में प्रवेश की, तो यहां का जलतल उच्च हुआ और इस प्रकार प्रवाहित होती है, जिसे हम कनारी की धारा कहते हैं। जिसे हम कनारी की धारा कहते हैं। तथा डेविस जल संधि जो आपने यहां पे देखा, डेविस जल संधि, इस डेविस जल संधि से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। इस डेविस जल संधि से एक ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे हम लेब्राडोर की धारा कहते हैं। लेब्राडोर की धारा कहते हैं। और इस प्रकार आपने देखा एक क्लॉकवाइज साइकिल पूरी हो जाती है। आपने देखा ये क्लॉकवाइज साइकिल पूरी हो जाती है। इन धाराओं को हम उत्तरी अटलांटिक महासागरीय धाराओं के नाम से जानते हैं। दोबारा देख लीजिए एक बार, एकमैन स्पाइरल लॉ के अनुसार विषुवतीय धाराएं व्यापारिक पवनों से 45 डिग्री की कोणीय दशा पे प्रवाहित होती हैं। ये ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती हैं,
जब ब्राजील के तट पर इकट्ठा होती हैं तो इसकी कुछ धाराएं या इसकी एक शाखा छतपूर्ति के रूप में पीछे वापस लौट आती हैं, जिसे हम प्रतिविस्वतीय धारा कहते हैं। इसकी एक शाखा जो गहराई में प्रवेश करती है उसे हम लिम्नोवोड्स की धारा कहते हैं, और इसकी एक शाखा जो उत्तर की ओर मूव करती है और कैरिबियन द्वीप से टकराती हैं। जब ये कैरिबियन द्वीप से ऐसे चल रही है और टकराएंगे तो ये दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं। जो कैरिबियन द्वीप के पूर्व से होकर जाती है उसे हम एंटिलीज की धारा कहते हैं, और जो गल्फ ऑफ मैक्सिको या मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है उसे हम कियनी की धारा कहते हैं। और मिसिसिपी मिसौरी नदियां जब इसे ढकेलती हैं पुनः मिलती हैं केप कैनावेरल के पास, और जिसे हम केप कैनावेरल से केप हेट्रस तक फ्लोरिडा की धारा कहते हैं। केप हेट्रस से लेकर के और ये पछुआ पवन के प्रभाव में, कोलिस बल के प्रभाव में दाहिनी ओर मुड़ती हैं, जिसे हम गल्फ स्ट्रीम की धारा कहते हैं। जब ये दाहिनी ओर मुड़ती हैं तो इसके वेग में कमी और आयतन में वृद्धि होती है, जिसे हम नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इस प्रकार ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए, आप देख रहे हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हुए ये ब्रिटिश द्वीप से टकराती हैं, ब्रिटिश आइसलैंड से टकराती हैं। टकराने के बाद ये तीन भागों में बढ़ जाती है। इसकी एक शाखा नॉर्वे की ओर, जिसे हम नॉर्वे की धारा, इसकी एक शाखा श्वेत सागर की ओर, जिसे हम नॉर्वे की धारा, दूसरी शाखा आप देख रहे हो ये जो आइसलैंड है, आइसलैंड के नीचे प्रवाहित होती है, जिसे हम इरविंगर की धारा कहते हैं। और इसकी एक शाखा यदि हम बात करें तो विस्के की खाड़ी में प्रवेश कर जाती है, जिसे हम रेनले की धारा कहते हैं। जब विस्के की खाड़ी में प्रवेश करती है तो विस्के की खाड़ी से विस्वत की ओर एक और धारा प्रवाहित होती है, जिसे हम कनारी की धारा कहते हैं। अब यदि हमने आपको बताया कि वे धाराएं जो निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर प्रवाहित होती हैं वो गर्म है, तो आप मुझे बताओ विस्वतीय गर्म होगा या वार्म? कहोगे गर्म। ये गर्म होगा या वार्म? आप कहोगे सर गर्म। ये केनी की धारा गर्म होगा या ये ठंडी? तो कहोगे वार्म। ये एंटिलीज वार्म। फिर यहाँ पे फ्लोरिडा वार्म होगा या नहीं होगा? गल्फ ऑफ, यहाँ पे गल्फ ऑफ स्ट्रीम वार्म होगा। फिर नॉर्थ अटलांटिक वार्म होगा। नॉर्वे की धारा देखिए ये भी निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश वार्म होगा, लेकिन रेनले की धारा कोल्ड होगा, ये कोल्ड होगा। यहाँ पे देख रहे हो दिस इज कनारी की धारा उच्च अक्षांश से निम्न की ओर रही, दिस इज कोल्ड होगा, ये भी कोल्ड होगा। लेब्राडोर की धारा ये भी क्या होगा? दिस इज कोल्ड होगा, दिस इज वार्म होगा, ये वार्म है। तो इस प्रकार यहां पे आपने डिसाइड कर लिया कि कौन सी जलधाराएं गर्म हैं और कौन सी जलधाराएं ठंडी हैं। अब आइए ठीक इसी प्रकार हमारी दूसरी नजर होगा दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय धाराओं पे। दक्षिणी अटलांटिक महासागरीय जो धाराएं होती हैं ठीक इसी प्रकार दक्षिणी विस्वतीय धाराएं प्रवाहित होती हैं। जब ये दक्षिणी विस्वतीय धारा इस प्रकार प्रवाहित होती है ठीक वही नियम होगा, और यहां आकर के साओ राक अंतरीप से टकराती हैं। यहां पे जब आती हैं तो द्वीप है, एक नाम है साओ राक अंतरीप, साओ राक अंतरीप से टकराती हैं। जब साओ राक अंतरीप से टकराती हैं तो इसकी उत्तरी शाखा यदि आप देखोगे तो इसकी उत्तरी शाखा केनी की धारा को अध्यारोपित करती है, तथा दक्षिणी जो दक्षिणी शाखा है वो ब्राजील के पूर्वी तट के समानांतर पूर्वी ब्राजील की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। किस रूप में? पूर्वी ब्राजील की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। दूसरा समझते चलेंगे। देन अगला महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे देखोगे हिमखंडों के पिघलने के फलस्वरूप एक और जलधारा ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे हम फॉकलैंड की धारा कहते हैं। कोरिलिस बल के प्रभाव से पछुआ पवन प्रवाह के रूप में इस प्रकार ये मूव करती हैं। दिस इज पछुआ पवन प्रवाह और उत्तमाशा अंतरीप से टकराती हैं। टकराने के फलस्वरूप ये पुनः इस विस्वत की ओर मूव करती हैं, जिसे हम बेंगुला की धारा कहते हैं या बेंगुएला या वेनेजुएला की धारा के रूप में कहते हैं। अब आप सभी बताओगे कि ये कौन सी धारा हुई? वार्म हुई। बहुत अच्छी बात है। यहां पे पूर्वी ब्राजील की धारा दिस इज निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश, दिस इज वार्म हुई। फॉकलैंड की जो धारा है, फॉकलैंड की धारा उच्च अक्षांश से निम्न की, दिस इज कोल्ड हुई। ये क्या हुआ? कोल्ड हुआ। यहां पे देखोगे यहां पे वेंगुएला या वेनेजुएला की जो धारा है ये क्या कर रही है? वो उच्च अक्षांश से निम्न अक्षांश की ओर जा रही है, दिस इज कोल्ड होगा। तो यहां पे आज के सेशन में आप लोगों ने देखा कि अटलांटिक महासागरीय धाराएं जो हैं किस प्रकार एक बृहद दूरी तक एक नियत दिशा में मूवमेंट कर रही हैं।
यहां से एक क्वेश्चन पक्का है, निर्धारित है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस का हो, लगभग क्वेश्चन आता ही आता है। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए बने रहें खान ग्लोबल स्टडीज के साथ, केजीएस टीचिंग एग्जाम के साथ। तो हम लोग मिलते हैं फिर एक नए सेशन में, एक नए अंदाज में और एक नई एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।